नमस्ते, स्वागत है इस बेहद खास मास्टर क्लास में। आज का ये विश्लेषण खासकर लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी स्टडी गाइड है जो भारत के लोकतंत्र की पूरी कहानी को एक नए नजरिए से समझाएगा। 50 लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना, पर इन सबको बिल्कुल थीमैटिक तरीके से पिरोया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इन 50 ऐतिहासिक फैसलों को जल्दी और आसानी से समझने के लिए इन्हें 5 मेन बकेट्स में बांटा गया है: संशोधन की शक्ति, मौलिक अधिकारों का विस्तार, संघीय ढांचा, न्यायपालिका की आज़ादी और आखिर में समानता और सामाजिक न्याय। ये फ्रेमवर्क पढ़ाई को एकदम फोकस बना देगा। पहला सेक्शन, संशोधन शक्ति का संघर्ष, यानी संसद बनाम संविधान। ये वो शुरुआती और बुनियादी लड़ाइयां हैं जहां ये तय होना था कि देश के इस कानूनी आधार को बदलने की असली ताकत आखिर किसके पास है। ये ऐतिहासिक रस्साकशी कई दशकों तक चलती रही। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 1951 में शंकरी प्रसाद केस से शुरुआत हुई, जहां संसद को हावी होने का अधिकार मिला। फिर 1967 के गोलकनाथ केस में उस पावर पर रोक लग गई और आखिर में आया 1973 का वो लैंडमार्क केशवानंद भारती फैसला, जिसने संविधान को एक मजबूत न्यायिक कवच यानी एक जुडिशियल शील्ड पहना दी। केशवानंद भारती केस में स्थापित ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल संरचना सिद्धांत सबसे अहम है। इसने लेजिस्लेटिव शक्तियों की सीमाओं को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये तय हो गया कि संसद चाहे तो भी संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स को नहीं छेड़ सकती। इसे एक घर के उदाहरण से बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए संसद एक इंटीरियर डिजाइनर की तरह है। वो घर को रेनोवेट कर सकती है, दीवारों पर नया पेंट कर सकती है, फर्नीचर बदल सकती है। ये हुए सामान्य संशोधन। लेकिन वो बुलडोजर लाकर घर की बुनियादी नींव को नहीं उखाड़ सकती। बस यही बेसिक स्ट्रक्चर है, वो नींव जो हमेशा अटूट रहनी चाहिए। दूसरा विषय, मौलिक मानवाधिकारों का विस्तार। जब संविधान की बुनियाद सुरक्षित हो गई, तब अदालत का ध्यान इस बात पर गया कि इस घर के अंदर रहने वालों के अधिकारों को कैसे बढ़ाया जाए। यहीं से अनुच्छेद 21 का असली विकास शुरू होता है। सिर्फ 28 सालों के अंदर कानूनी व्याख्या में कितना जबरदस्त बदलाव आया, ये साफ देखा जा सकता है। 1950 के ए.के. गोपालन केस में एक बेहद कड़ी प्रक्रिया का पालन होता था, लेकिन 1978 के मेनका गांधी केस तक आते आते सोच पूरी तरह बदल गई। ये साफ कर दिया गया कि सिर्फ एक कानून का होना ही काफी नहीं है, उस कानून को इंसान की आज़ादी का सम्मान भी करना होगा। यहां तक कि विदेश यात्रा का अधिकार भी अब पूरी तरह सुरक्षित हो गया था। कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए, न कि मनमानी, दमनकारी या अवास्तविक। इस स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को बिल्कुल याद कर लेना बहुत फायदेमंद होगा। ये वो रेशियो डेसिडेंडी है जिसने देश में मानवाधिकार कानून की तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। अनुच्छेद 14, 19 और 21 के बीच का रिश्ता एक गोल्डन ट्रायंगल बनाता है। इसे 3 पैरों वाले एक स्टूल की तरह देखा जा सकता है। अगर एक भी पैर, जैसे समानता या निष्पक्षता, टूट जाता है तो निजी आज़ादी का पूरा ढांचा ही धड़ाम से गिर पड़ेगा। ये तीनों आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं। और उसी आज़ादी की मजबूत नींव पर 2017 का जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी फैसला खड़ा है। इसने निजता यानी राइट टू प्राइवेसी को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य और अटूट हिस्सा घोषित कर दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, संघवाद और लोकतांत्रिक ढांचा। यहाँ ये देखने को मिलता है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका की हद से ज्यादा दखलंदाजी को रोककर सत्ता का संतुलन बनाए रखा है। 1994 का एस.आर. बोम्मई केस इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। इस जजमेंट ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर लगाम लगाई। ये तय किया कि राज्य सरकारों को ऐसे ही मनमाने ढंग से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर की तरह है, जो सिर्फ सिस्टम के पूरी तरह फेल होने पर ही गिरना चाहिए। और हाँ, इसने सेक्युलरिज्म को भी संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा बताया। 2015 के श्रेया सिंगल केस में आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को रद्द करने के पीछे बड़ा सॉलिड लॉजिक था। दरअसल वो कानून मछली पकड़ने के एक ऐसे जाल की तरह था जिसके छेद इतने छोटे थे कि वो खतरनाक शार्क के साथ साथ बेकसूर डॉल्फिन्स यानी आम असहमति वाले विचारों को भी फंसा रहा था। इसे हटाकर कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी को और मजबूती दी। चौथा सेक्शन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है। आखिर संविधान के इन रक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? यहाँ एक पूरा ऐतिहासिक सफर देखा जा सकता है जो 1981 के एसपी गुप्ता केस से शुरू होकर 2015 के एनजेएसी केस तक जाता है।
इन फैसलों के जरिए एग्जीक्यूटिव प्रभाव को धीरे धीरे कम किया गया और कॉलेजियम सिस्टम को पूरी तरह से प्राथमिकता दी गई। ये साफ हो गया कि नियुक्तियों में कार्यपालिका का दखल सीधे तौर पर बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा। और अब आखिरी थीम, समानता और सामाजिक न्याय। ये हिस्सा दिखाता है कि कैसे संविधान कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की एक मजबूत ढाल बन जाता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने लगातार भेदभाव को खत्म करने का काम किया है, चाहे महिलाओं के हक में आई विशाखा गाइडलाइंस हो या शाबानो केस हो। 2018 में नवतेज सिंह जौहर केस ने सेक्शन 377 को हटाकर LGBTQ+ कम्युनिटी को आज़ादी दी। इंदिरा सानी केस ने आरक्षण की 50% सीमा तय की, तो दविंदर सिंह केस ने नए रास्ते खोले। ये कानूनी कदम समाज में एक नई समानता स्थापित करते हैं। शिक्षा का हक दिलाने वाले मोहिनी जैन केस से लेकर कॉमन कॉज केस में गरिमा के साथ जीवन खत्म करने के अधिकार तक, ये सब साबित करता है कि संविधान की पहुंच सिर्फ कानूनी किताबों तक सीमित नहीं है। ये मानव अस्तित्व के सबसे संवेदनशील पहलुओं को छूता है। बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कठोर सजा बहाल करना भी इसी मानवीय गरिमा को बनाए रखने का अहम हिस्सा है। अब इस मास्टर क्लास के आखिर में नोट्स रिवाइज करते समय इस एक अहम सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है। क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सच में लोकतंत्र को क्षणिक बहुमत से बचाती है, या फिर ये गैर निर्वाचित न्यायिक तानाशाही पैदा करती है? इन शक्तियों के बीच के इस बैलेंस और टेंशन को समझना ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को मास्टर करने की असली चाबी है। तो बस इन्हीं विचारों के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमेशा गहराई से विचार करते रहना चाहिए,